हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा बायोलॉजी का एक कोर्स चल रहा है जिसको हमने बायोलॉजी की घुट्टी नाम दिया है। और इस घुट्टी के माध्यम से कोई भी बच्चा ऐसा जिसके पास कम समय है या जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो बायोलॉजी से कभी भी नहीं पढ़ा हुआ और वो चाहता है कि कम समय में अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो मैं 101% इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस कोर्स के बाद कोई भी बायोलॉजी वाला बच्चा 12th क्लास में कोई फेल नहीं होगा। किसी को भी मैं निराश नहीं होने दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे नंबर लाना, अच्छे तरीके से अपना स्कोर बनाना और उसके साथ साथ में अपनी 12th क्लास में आराम से एक बार में पास हो जाना, तो इस बायोलॉजी घुट्टी को आप जरूर परचेस कीजिएगा। ये बहुत ही कम फीस में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। इसमें आप लोगों को कंपटीशन से रिलेटेड कुछ मैं इंफॉर्मेशन भी देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग, हर एक तरीके की चीजें आप लोगों को इस चीज में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता दें ये यूनिट 3 है। ठीक है, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे संबंधित यहां पर है। और आप लोगों को बता दें, शब्दों पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मैं जो बताने वाला हूं वो काफी अच्छी चीजें तुम लोगों को सीखने को मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर की चेक करके देखिए। इधर की साइड में तुमको दिखाई दे रहा होगा नाम, और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो आपको जैसा एक बात तो पता चल गई होगी कि यहां पर जैसा दिखाई दे रहा होगा दही या योगर्ट, के मतलब दही या योगर्ट के अंदर कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो बता दें, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, ये वो जीवाणु है, ये वो सूक्ष्म जीव है जो दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे आप देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये चाय उद्योग है। ठीक है, जस्ट अभी हमने आप लोगों को बता दें, यहां पर अभी मैंने और हमारे उपनेश भाई ने चाय ही पी थी। तो तुम में से कोई बता सकता है चाय उद्योग में कौन से जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। तो चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, क्या याद होगा, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। अगले नंबर की बात करते हैं, तंबाकू उद्योग की बात करता हूं मैं। तो तंबाकू उद्योग, तंबाकू तो तुम जानते होंगे। ठीक है ना, तंबाकू उद्योग में बैसिलस मेगाथीरियम, इस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे हम बता दें, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिरका उद्योग। तो सिरका जो होता है, सिरका को एसिटोबैक्टर एसिटाई एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु के माध्यम से इसका क्या काम किया जाता है पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता हम बता देते ना। जो सिरका है या विनेगर है या एसिटिक अम्ल है, इसको बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर का आपको दिखा रहा होगा, शर्करा से एल्कोहल। मुझे शर्करा से क्या बनाना है, एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है दारू बनानी है। ठीक है, एथेनॉल बनानी है, तो मैं यीस्ट का इस्तेमाल करूंगा। और जो यीस्ट होता है ये सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, इसी का नाम है। ठीक है, आपको बता दें, आपके मन में चल रहा होगा सर यहां तो बहुत सारे अजीब अजीब से बैक्टीरिया के नाम हैं, आज से पहले तो हमने कभी इतने ऐसे नाम सुने ही नहीं है, तो एक्चुअली में हमें याद कैसे करने होंगे सर, हम कैसे याद कर पाएंगे। तो इसका भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं। देखो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आपका एक नाम है उस एक नाम को 5 बार बोलकर बोलिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बोला सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, तो आपको क्या काम करना है, पहले 5 बार बोलना है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। 2 बार इसे देख देख कर लिखना है। 2 बार देख कर लिखो पहले, और फिर मिलान करके देखो कि जो आपने लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं है मात्रा वगैरह में। 2 बार लिखने के बाद फिर एक बार बिना देखे आप लोगों को लिखना है। बिना देखे लिखने के बाद फिर अगली बार आपको आंख बंद कर देना है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। आपको 101% आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता दिया, अप्लाई करके देखना तभी याद हो पाएंगे। वाहित मल प्रदूषक क्या है। तो देखो, मनुष्य के शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो मलमूत्र के रूप में निकलते हैं, उसी को हम वाहित मल बोल देते हैं। और वाहित मल के अंदर ई कोलाई जीवाणु की उपस्थिति, अगर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है उसके अंदर, तो हम बोलेंगे वो जल जो है वो प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई बोल देते हैं। और ये जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और भूमि में आपको बता दें भूमि की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ये नोस्टॉक और एनाबीना ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बस में नहीं,
देखो एक एक बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप यकीन मानिए जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप चाहे इंटर में हो चाहे आप नीट एग्जाम दे रहे हो, हर जगह पर ये आपके काम आएंगे। तो इसे आप गलती से भी स्किप मत करना और इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें, थोड़ी सी हल्की सी टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, ठीक है। अगला है नाइट्रिक कारक जीवाणु क्या होता है। तो ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल देते हैं या नाइट्रेट के रूप में नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, तो उन्हें हम नाइट्रिक कारक जीवाणु बोलते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये हमारे स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं, ठीक है। एकल कोशिका प्रोटीन, इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन भी बोल देते हैं, बस में नहीं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ये इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो हम इनके शरीर का इस्तेमाल हम भोजन के रूप में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शैवाल है स्पाइरुलिना, 1 ग्राम स्पाइरुलिना में 1 किलोग्राम सब्जी के बराबर पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। और आपको बता दें इसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा 62% तक होती है। तो तुम समझ चुके होंगे कि कितना अच्छी मात्रा में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ना, ये क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक हमारे पास सूक्ष्म जीव होता है। उस सूक्ष्म जीव से साइक्लोस्पोरिन ए मिल जाएगा। और आपको बता दें अंग प्रत्यारोपण में, अंगों की अदला बदली करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और शायद एक बात और आप लोगों को पता होगी कि जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, घुटना ट्रांसप्लांट करना है, तो उस समय प्रतिरक्षा तंत्र को संदमन करने का काम यही करेगा, ठीक है। अगला है स्टेटिन। तो स्टेटिन एक विशेष प्रकार का जैव सक्रिय अणु होता है और ये मोनास्कस परपीरियस से मिलेगा। किससे मिलेगा? मोनास्कस परपीरियस से, ठीक है ना। और आपको बता दें ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने का काम स्टेटिन करेगा, जो कि मोनास्कस परपीरियस से प्राप्त हो जाता है। अगला है पादप रोग उपचार में जिस तरीके से हम लोग मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं, जंतु बीमार पड़ते हैं, उसी तरीके से कुछ अलग लक्षण आते हैं, पेड़ पौधे भी बीमार पड़ जाते हैं, बस में नहीं। तो पेड़ पौधों के उपचार के लिए कवक ट्राइकोडर्मा का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका करेंगे? कवक ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगला रेमाइसिन प्रतिजैविक। तो रेमाइसिन प्रतिजैविक जो होता है ये एक विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एंटीबायोटिक, ठीक है। और ये किससे मिलेगा? म्यूकर रेमोनियास से मिलेगा। किससे मिलेगा? म्यूकर रेमोनियास। म्यूकर रेमोनियास सूक्ष्म जीव है जिससे एंटीबायोटिक रेमाइसिन मिलती है, ठीक है। अगला है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है हमारे पूरे विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाई थी। बस में नहीं, आपको बता दें पेनिसिलियम नोटेटम एक विशेष प्रकार का कवक होता है। इस कवक से पेनिसिलिन को तैयार किया गया था। इसी को 4 लाख की गोली या 8 लाख की गोली भी कहा जाता है, ठीक है। बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं क्योंकि यह गैस गोबर के द्वारा बनाई जाती है। बस में नहीं, आपको बता दें बायोगैस को बनाने के लिए मीथेनोबैक्टीरियम एक जीवाणु होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां दे रखा है मीथेनो से बनता है मीथेन, क्योंकि बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस के अलावा आपको शायद पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उसके अंदर पाई जाती है। ये 3 गैसों का एक मिश्रण होता है, ठीक है ना। और मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है वो आर्कीबैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आता है। ये ध्यान रखना क्योंकि एक बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है। अगला है सहजीवी जीवाणु। तो जो सहजीवी जीवाणु है ये है राइजोबियम जीवाणु, मटर कुल में मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कुछ जैसे मान लो दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती हैं। गांठें जब पाई जाती हैं तो आपको एक बात पता है? नहीं पता, बताता हूं। जो गांठें होती है ना
उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु रहता है वहां पर। अब पेड़ पौधे कहते हैं कि आप यहाँ पर रहते हो, कुछ ना कुछ रेंट तो दो। तो वो क्या कहता है राइजोबियम जीवाणु कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके तुमको दे दूंगा, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। जब तुम्हारे शरीर में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी तो तुम्हारे मालिक को तुम्हारे अंदर खाद लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यह है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? कवक व उच्च पादपों के बीच संबंध। तो पेड़ पौधे जो होते हैं और जो फंगस होता है, इन दोनों के बीच का अंदर का जो संबंध है, ठीक है, वो माइकोराइजा कहलाता है। और यहां पर जो कवक होता है, ठीक है ना, वो पौधों को फास्फोरस प्रदान करता है। ये भी आप ध्यान रखना, खनिज लवण में फास्फोरस देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये पूछा गया है। अगला है स्विस पनीर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है एंड नीट एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु। तो पेपर में आएगा स्विस चीज, स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, क्यों? स्विस पनीर में बनाने के लिए किस जीवाणु का इस्तेमाल होता है? तो तुम बताओगे स्विस पनीर को बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोगों को हम बता दें कि यहां पर आप देख रहे हैं CO2 उत्पन्न के कारण छिद्र बनना। तो इसमें क्या होता है, इस पनीर के अंदर विभिन्न प्रकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये छिद्र CO2 गैस के किसके का द्वारा होंगे? CO2 गैस जहां पर फंस जाती है उसी जगह पर निर्माण हो जाता है। किस चीज का पता है ना? उसी जगह पर छिद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने 18 आप लोगों को मतलब कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में भी हेल्प करेंगे एंड जीके के तौर पर भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में तो आपकी की पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के मैं आप लोगों को अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। पहले नंबर का आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है? जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहां से लेकर यहां तक तुम पढ़ोगे ना, तो यहां आप देखोगे नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने। तो इसका मतलब यह है कि आज के समय में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। राइजोबियम, एनाबिना, नोस्टोक, ये तीनों ही ऐसे जीवाणु होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन स्यूडोमोनास जो होता है, ये ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शर्करा से एल्कोहल बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है? यह हमें बताना है। तो आपको बता दें, पेनिसिलियम जो है ये तो सबसे पहले एंटीबायोटिक थी। यीस्ट जो है, यीस्ट शर्करा से एल्कोहल को बनाने का काम करता है। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई जो है, किसी का फोन आ रहा है पर काट देते हैं, अभी हम नहीं उठा सकते। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई है, इससे जिब्रेलिन हार्मोन तैयार होता है पादपों में। और एस्परजिलस नाइगर है, इससे तैयार होता है सिट्रिक अम्ल तैयार होगा इस चीज से। वास्तव में नहीं तो आपको बता दें, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से 3-4 क्वेश्चंस और आप लोगों को सॉल्व करा दिए, जिससे कि ये आप लोगों के दिमाग में आ सके। ठीक है, आइए अगला है, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? आपको बता दें, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो प्लास्टिक तो जैव निम्नीकरण नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव प्लास्टिक को अपघटित नहीं कर सकते। ई कचरा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जैसे मान लीजिए हमारी टीवी हो गई, हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जब ये बेकार हो जाते हैं तो ये जो कचरा है इसी को हम ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बोल देते हैं। वाहित मल, तो वाहित मल के अंदर तो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो बोलेंगे वाहित मल है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बनिक प्रदूषकों में निम्नीकरण के लिए इंजीनियरिंग द्वारा समुद्र के जल के प्रदूषक को रोकने वाले जीवाणु हैं। आपको बता दें, इस तरीके का जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। इकोलाई जीवाणु जो होता है जल में मिलता है, तो ये जल को प्रदूषित कर देता है। मिथिनोजन जो है, मिथिनोजन से
मीथेन का निर्माण होता है, बायोगैस को बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। एनाबीना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव है, नीले हरा शैवाल है। और स्यूडोमोनास जो होगा ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो समुद्र के जल के प्रदूषक को रोकने वाले जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं स्यूडोमोनास। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें, साइनोबैक्टीरिया का जो इस्तेमाल होता है वो उसमें होता है जिसमें जिन खेतों में ज्यादा जल लगाने की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें ये आंसर आएगा आपका धान। तो धान जो होती है, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया जो होंगे वो मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हम जल ज्यादा लगाते हैं। किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराजा उत्तरदायी है? ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, याद है नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला जो फास्फोरस वाला था ना, ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि माइकोराजा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कवक होते हैं, पौधे को फास्फोरस देने का काम करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी। बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पेपर में ये आएगा कि बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। क्या है? बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। जीवाणु क्या है? कार्य बताओ। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जो जीवाणु होता है, इसका मुख्य काम होता है कीटों को मारना। ठीक है, तो आपको बताया जब ये कीटों को मार देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटी जो जीवाणु है वो कीटनाशक की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कीटों को मारने का काम करता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने करा दिए हैं। ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। इस वीडियो को 2 से लेकर 3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि एक एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आ सके और एक एक चीज आप लोग समझ सकें, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में या नीट एग्जाम में आप लोगों को ये वीडियो आपकी हेल्प करेंगी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं कुछ रटाऊंगा नहीं, एक एक चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिससे तुम समझदार हो जाओगे तो बोर्ड एग्जाम तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।